अच्छा, स्टार्ट में हमने जब अपना टैक्स कैलकुलेट करना सीखा तो हमने कहा था कि बेसिकली जो है ना वो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि इनकम के डिफरेंट 5 हेड्स हैं। इन 5 हेड्स को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम में से हम लेस कर देते थे डिडक्टेबल अलाउंसेस, जिसकी एक एग्जांपल थी ज़कात। ये लेस करने के बाद हमारे पास आ जाती थी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम कुछ रेट्स वगैरह अप्लाई करते थे, जो कि दो टेबल्स हैं हमारे पास, दो स्लैब्स वाले टेबल्स हैं। वो रेट अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक अमाउंट आ जाती थी जो आपकी टैक्स की होती थी। फिर हम उसमें से टैक्स क्रेडिट्स को लेस करते थे। टैक्स क्रेडिट को लेस करने के बाद हमारे पास जो है ना वो एक्चुअल गवर्नमेंट को पे जो पैसे करने हैं वो हमारे पास आ जाते थे। ठीक है। तो ये हम जो सारा काम करते थे इसको हमने कहा था कि ये कहलाता है एनटीआर के अंदर फॉल होने वाली इनकम की ट्रीटमेंट। ठीक है, ये एनटीआर होती है, नेट इनकम बेसिस पे होती है। इनमें से जो खर्चे आ रहे होते हैं इनके ऊपर हम जो है ना कुछ एक्सपेंसेस भी लेस कर रहे होते हैं, जिनको हमने कहा था डिडक्शंस वगैरह होती हैं, एक्सपेंडिचर उसमें से लेस हो रहा होता है। ये एनटीआर था। फिर हमने जब क्लासेस ऑफ इनकम को डिस्कस किया था कि डिफरेंट क्लास ऑफ इनकम होती हैं, उसके अंदर हमने बात की थी कि कुछ फाइनल या प्रेजेंटिव टैक्स रजीम्स भी होती हैं, जो खास कुछ इनकम्स हैं जिनको अलग बताया गया है कि इतने रेट के ऊपर टैक्स करना है, जिनमें एक डिविडेंड इनकम है और एक इंटरेस्ट इनकम है। कुछ खास केसेस में उसको भी हम क्या ट्रीट करते हैं, फाइनल टैक्स रजीम के अंदर। डिविडेंड इनकम के बारे में हमने पढ़ लिया था कि डिविडेंड इनकम क्या है, कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप एक किस्म के उसके ओनर बने हुए हो। आपको जो वो कंपनी प्रॉफिट में से हिस्सा दे रही होती है वो आपका डिविडेंड होता है। तो क्योंकि आपका वो इनकम के अंदर फॉल कर रही होती है, जो आपको पैसे वहां से मिल रहे होते हैं, तो इसको भी आपकी इनकम समझ के इसके ऊपर टैक्स लग रहा होता है। अब इसके ऊपर खास टैक्स रेट्स हैं। जैसे हमने तब कहा था कि इसके ऊपर हमसे 15% का टैक्स लगा के इसको अलग से ट्रीट किया करेंगे। फिर इंटरेस्ट इनकम क्या है, कि आपने बैंक के पास सेविंग अकाउंट खुलवा के वहाँ पे कुछ पैसे रखे हुए हैं। ठीक है, उस सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है या सूद मिल रहा है। इसके ऊपर भी खास रेट के ऊपर जो है वो टैक्स लगा के गवर्नमेंट को जमा कर दिया जाता है। जब डिविडेंड के बारे में बात कर रहे थे तो डिविडेंड हमने कहा था कंपनी खुद डिडक्ट करके वो गवर्नमेंट को जमा करवा देती है, आपको टैक्स काटने के बाद पैसे देती है। सेम इसी तरह बैंक्स भी जब आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें से टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। इनके लिए डिफरेंट रेट्स हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम एफ टी आर। फिर एक आता है सेपरेट ब्लॉक, जो इन दोनों से डिफरेंट है। सेपरेट ब्लॉक में से दो चीज़ें आ रही हैं, गेन ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या हैं, ये बेसिकली शेयर्स की बात हो रही है, सिक्योरिटीज शेयर्स की बात ही कर रहे हैं। आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, से उसकी कॉस्ट थी, जब आपने खरीदा उसकी कॉस्ट थी 100 रुपये, और आज आपने सेल किया है। तो सेल कितने का किया है, सेल कंसिडरेशन जो आपको मिली वो मिली 120 रुपये। तो आज आपने कितना उस पर फ़ायदा उठाया, तो वो 20 रुपये का फ़ायदा है जो आपको गेन कहलाएगा आपका। ठीक है, ये गेन कैसे है, कि आपने सस्ता खरीदा था महंगा बेचा है, तो जितना आपने कमाया ये आपका एक किस्म का गेन आता है। ठीक है, सेम यही चीज़ आ जाती है शेयर्स के अलावा आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। से आपके पास एक प्लॉट है, आपने उसको बेचा है, या आपके पास एक घर है, आपने उसको बेचा है। तो वो खरीदा आपने हो सकता है 100 रुपये का हो, बेचा आपने 120 रुपये का है, तो उसको जो डिफरेंस है, उसका जो एक्स्ट्रा पैसे आपको मिले हैं वो गेन है आपका, वो आपका एक किस्म का मुनाफा हुआ है। ये जो गेन है गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये भी आपकी एक किस्म की इनकम है। इसके ऊपर किस रेट के साथ आपने टैक्स देना है, तो वो जो टेबल 1 और 2 में पड़े थे वो रेट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे इन गेन के ऊपर। इसके लिए अलग स्लैब रेट्स दिए गए हैं। ठीक है, वो स्लैब रेट्स इस पे लगते हैं, इसलिए क्योंकि इनके ऊपर सेपरेट टेबल के हिसाब से रेट लगाया जाता है, तो उसको कहते हैं सेपरेट ब्लॉक की इनकम। सो हमारे पास 3 किस्म की अब इनकम है, एक नॉर्मल टैक्स रजीम में फॉल करेगी, एक फाइनल टैक्स रजीम में, और एक सेपरेट ब्लॉक। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है मुबीन?
जी जी, ये जो शेयर सेल किए हैं, हाँ जी, देखें, आप जब गवर्नमेंट को बताएंगे ना, गवर्नमेंट ये तो नहीं कह सकती कि यार आपने जो सेल शेयर्स तो बेचा है वो 120 रुपये ले लो आप। 120 आप कहोगे कि भाई ये देखो 120 के तो टोटल बिके हैं ना मेरे, मेरा मुनाफा तो 120 का नहीं है, मैंने 100 रुपये तो पहले पे किए थे खरीदने के लिए, मैंने तो इसमें से जो कमाया है वो 20 रुपये कमाए हैं ना। तो सिर्फ गेन क्या होगा, जो एक्स्ट्रा कमाया है। देखो, बहुत से लोग यही कारोबार करना शुरू कर देते हैं, वो और ना कोई जॉब कर रहे होते हैं ना कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, उनका कारोबार ही यही होता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है डिफरेंट कंपनीज के शेयर में, जिनमें उनको लगता है कि कल को इसकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, वो उसको खरीदते हैं। उसके बाद कुछ अर्से बाद जब उसकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको बेच देते हैं। अब खरीदते सस्ता है बेचते महंगे हैं, तो जो वो कमा रहे होते हैं ना, वो वाली बात है। कुछ लोग सालों साल रखते हैं, उनको भी गेन हो रहा होता है। कुछ हो सकता है एक दिन के अंदर बेच होंगे। आपने ये वाली फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह का आपको पता है, या ये क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग हो रही होती है वो बेसिकली यही होती है। आप करेंसी खरीदते हो, आपको लगता है ये करेंसी ऊपर जाएगी, आप फौरन उसको बेचते हो तो आपको गेन हो जाता है। तो ये शेयर्स के केस में ऐसे ही कर रहे होते हैं। ये शेयर्स खरीदते हैं, जब शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको बेच के मुनाफा कमा लेते हैं। क्लियर? सेम इसी तरह प्रॉपर्टी के ऊपर भी होता है। ओके। सो ये तीन डिफरेंट हमारे पास अब किस्म की इनकम आया करेगी, जिनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट हुआ करेगी। जो एनटीआर में है उसको हम उसी तरह 5 हेड्स को मिला के उसकी ट्रीटमेंट किया करेंगे। जो फाइनल टैक्स में आ रहे हैं उनके लिए अपना अलग रेट होगा, जो सेपरेट ब्लॉक में आ रहे हैं उनके लिए अलग स्लैब्स दिए हुए हैं, उसके मुताबिक उनकी कैलकुलेशन होगी। अच्छा, लास्ट जब हमने पढ़ा था से टैक्स ऑन डिविडेंड्स के ऊपर हमने लास्ट पढ़ा था, तो हमने अभी कहा था कि अभी के लिए हम जो है ना 15% उसको लेके चलेंगे कि 15% टैक्स देने। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। बाबर एक बिजनेस में इंगेज हुआ जिसमें वो सेल करता है ऑटो पार्ट्स, गाड़ियों के पार्ट्स बेचता है। फॉलोइंग इज डिटेल शेयर्स बाय हिम, उसने आपको इंफॉर्मेशन दी है। उसने कहा भाई मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है 1.2 मिलियन, डिविडेंड इनकम है मेरी 3 लाख, और मैंने ज़कात पे की है 50,000 की। अब ये इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है ये एनटीआर वाली बात हो रही है, ये जो डिविडेंड इनकम है ये एफटीआर वाली बात हो रही है, और ये आपका क्या है, डिडक्टेबल अलाउंस। ठीक है। अच्छा, अब ये एक ऐड किया हुआ है मैंने, टैक्स ऑन डिविडेंड 45,000 हैज बीन डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कंपनी ने जब आपको डिविडेंड दिया ये 3 लाख का, इसमें से 3 लाख में से उसने 45,000 काट के आपको दिया। आपको उन्होंने कहा कंपनी ने कि ये जो डिविडेंड है ये आपका 3 लाख का है, लेकिन इसमें से इतना आपका टैक्स बनता था, जो कि आई सपोज के 15% ही बनता है, ये हम काट के आपको पेमेंट करेंगे। ठीक है। अब हमारा क्या काम है, हमारा काम है कि हमने टोटल इनकम इसकी निकालनी है, टैक्सेबल इनकम निकालनी है, और नेट पेएबल निकालना है या रिफंड निकालना है जो बाबर को मिलेगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हम हमेशा ऊपर बंदे का नाम लिखते हैं या बिजनेस होता है उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ बाबर के बिजनेस का नाम तो नहीं बताया, हमने बाबर लिख लिया। इनकम एंड टैक्स देयर ओन, हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, हम उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे और उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे, या टैक्स जो उसने पे करना है वो लिख दिया। अगर टैक्स ईयर दिया होता तो मैं टैक्स ईयर यहाँ पे लिख लेता, से हम कहते हैं टैक्स ईयर 2024 है। ये करने के बाद नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, हम लिखते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, ये एक हेड ऑफ इनकम है जो एनटीआर के अंदर फॉल करता है। अच्छा, उसके बाद हमने डिविडेंड इनकम लेनी है। डिविडेंड इनकम कितनी थी, 3 लाख। ठीक है। डिविडेंड इनकम जो है ना, अब ये आपके आई कैप की ट्रीटमेंट है। वो पास पेपर में क्या करता है कि वो कहता है कि डिविडेंड इनकम क्योंकि किसी और हेड में फॉल नहीं होती, ना वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में, ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, ना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, ना इनकम फ्रॉम सैलरी में, तो एक बचता है सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है। तो इसमें इसको डाल दो, क्योंकि ये एफटीआर की इनकम है, किसी और हेड में फॉल नहीं हो रही, तो इसमें डाल दो। अच्छा, इससे मोस्टली टीचर्स, मैं भी इवन इख्तलाफ करता हूँ कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी एनटीआर इनकम को करते हैं हम। ठीक है। जबकि ये जो डिविडेंड इनकम है ये एफटीआर इनकम है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बेशक लिखा हुआ है, आप इसकी जगह ना भी लिखो, खाली यहाँ पे डिविडेंड इनकम लिखो,
और आगे उसके लिख दो कि ये FTR इनकम है, उसको यहाँ पे ऐड करो, तो आपके पास आपकी टोटल इनकम आ गई। अब मसला ये है कि इस टोटल इनकम में एक ऐसी इनकम है जो FTR की इनकम है, उसमें से ज़कात नहीं लेस कर सकते। ये जो ट्रीटमेंट ज़कात लेस करने वाली थी, ये सारी ट्रीटमेंट तो हम करते थे NTR वाली इनकम पे। तो हम क्या करेंगे, टोटल इनकम में से दोबारा वो इनकम लेस कर देंगे जो FTR में है। मतलब जब हमने टोटल इनकम निकालनी है ना, तो तब हमने उसको सारी इनकम्स बतानी है, जो NTR की इनकम है, जो FTR की इनकम। बाद में हम उसको लेस करके NTR की अलग ट्रीटमेंट करेंगे और FTR की अलग ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमने पहले NTR वाली इनकम लिखी, फिर FTR वाली इनकम लिखी, दोनों को ऐड किया, टोटल इनकम दिखा दी FPR को कि भाई टोटल हमने इतना कमाया। फिर हमने कहा जरा रुको, इसमें तो हमारी FTR वाली इनकम भी है, उसके ऊपर तो रेट ही अलग है, उसके ऊपर तो वो स्लैब टेबल 1 और 2 वाला लगना ही नहीं है। सो हमने वो 3 लाख रुपए इसमें से निकाल दिए। ठीक है। अब जब हमने 3 लाख रुपए निकाल दिए, तो हमारे पास ये वो बची अमाउंट जो NTR वाली अमाउंट है। देखो यही अमाउंट वापस आ गई हमारे पास NTR वाली, और इसमें से हम डिडक्टेबल अलाउंस या ज़कात को लेस कर देते हैं। जो हमने 50,000 दी थी, तो हमारे पास क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम। अब इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम स्लैब रेट लगाएंगे से टेबल 1 के हिसाब से। तो ये स्लैब रेट देख लेना आप एक दफ़ा खुद इसको लगा के। ये इस तरह लगाएंगे कि ये मेरे ख्याल में फर्स्ट स्लैब के अंदर ही फॉल करती है, तो इसके ऊपर ये रेट लगेगा, और उसके बाद आपका टैक्स निकल आएगा इतना। अच्छा, अब ये टैक्स निकल आया NTR वाला। अब इसके ऊपर हम जो इसमें ऐड कर देंगे FTR वाला। FTR वाला कितना है, फिक्स हमने बताया हुआ है कि से 15% है। तो 3 लाख हमारे पास आ गए, तो उसके ऊपर 15% लगा के हमने वो भी इसके अंदर जो टैक्स गवर्नमेंट को देना है उन दोनों को ऐड कर लिया। तो हमने कहा कि भाई हमने 1,27,500 का टैक्स देना है। ठीक है, और कोई टैक्स का ऐड नहीं है। ठीक है, उसकी यहाँ पे बात नहीं हो रही। लेकिन हमने एक चीज़ कही गवर्नमेंट को कि भाई हमारा तो डिविडेंड के ऊपर टैक्स कट चुका है, डिविडेंड के ऊपर टैक्स कट किया था, ये देखिए मैंने बताया भी था आपको। और अगर ये ना भी बताया हो, स्टिल ये टैक्स हमेशा कट के ही आपको मिलता है, अनलेस के वो क्वेश्चन में बता दे कि भाई टैक्स नहीं काटा हुआ। अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है, तो यही अज्यूम करना बेहतर है कि भाई टैक्स काट के ही आपको मिलेगा, क्योंकि कानून यही कहता है कि आपको जब भी ये कंपनी डिविडेंड देगी, वो टैक्स काट के देगी। तो ये टैक्स कटा हुआ था, हमने कहा भाई ये जो टैक्स कटा हुआ है, ये इसमें से लेस कर दो, ये तो हम पहले ही पे कर चुके हैं। जब कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया था, उसमें काट लिया था कि भाई मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगी आपके बिहाफ पे, तो वो तो कटा हुआ है, वो मैं दोबारा तो नहीं दूंगा। सो वो मैंने इसमें से लेस कर दिया, बाकी मेरा वही बच गया जो मेरी NTR इनकम के मुताबिक बना, स्लैब रेट्स के मुताबिक। ठीक है? अब ये मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। मेरा एक्चुअल टैक्स कितना है, 1,27,500, जिसमें से मैं ये वाला पहले दे चुका हूँ जो मेरा डिडक्ट हो गया है, और ये मैंने अब दे देना है अपनी रिटर्न के साथ। तो टोटल मैं 1,27,500 ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। इसमें कोई क्वेश्चन? जी मुबीन। हाँ जी, ये देखिए डिविडेंड इनकम यहाँ पे लेस होगी, लेस होके हमने ज़कात लेस की इसमें से। अब डिविडेंड इनकम यहाँ पे हम दोबारा ले आए, इसके ऊपर क्योंकि अलग रेट लगाना था ना, उसके ऊपर स्लैब वाला नहीं लगाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ से उसको लेस कर दिया, और नीचे जाके दोबारा उसके ऊपर रेट लगा दिया। लेस इसलिए किया था, देखो अब जरा इसको समझना है। लेस इसलिए किया था कि ये दो इनकम्स हैं जो डिफरेंट तरीके से टेस्ट में टैक्स में जो है ना वो ट्रीट होती है। एक इनकम है मेरी NTR की, एक इनकम है मेरी FTR की। इन दोनों की ट्रीटमेंट हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अलग अलग बताएगी। ठीक है, NTR की इनकम मेरी इतनी है, FTR की इनकम मेरी इतनी है। मुझे FBR कहता है कि यार पहले मुझे ना, जब आप अपनी रिटर्न जमा करो, ये बेसिकली हम उसकी रिटर्न जमा करवा रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम उनको जमा करवाएंगे FBR को। FBR कहता है जब मुझे अपनी रिटर्न जमा करवाओ ना, तो मुझे एक दफ़ा ये बता दो कि भाई तुम्हारी टोटल इनकम कितनी है, सारी इनकम्स को मिला।
तो हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है भैया, आपकी तसल्ली के लिए हम अपनी एनटीआर की इनकम भी लिख देते हैं, एफटीआर की इनकम भी लिख देते हैं, और उसको सम करके भी आपको दिखा देते हैं कि भाई 15 लाख मेरी टोटल इनकम। अब आ गई बात कि इसके ऊपर टैक्स कैसे निकालना। अच्छा, अब अगर मैं ये एफटीआर की इनकम यहाँ पे ही लिखे लिखे रहने देता तो मैं इसमें से ज़कात भी लेस करता। ठीक है, आगे चल के हमने पढ़ना है कि भाई इसमें से ज़कात लेस ही नहीं हो सकती। खैर, ना तो मैं, अगर चलो फर्ज करो ये ज़कात इसकी ज़ीरो होती तो मैं ये लिख ही रहने देता, इसको यहाँ से लेस ना करता। तो जब मैंने टैक्स रेट लगाने थे तो ये तो टेबल 1 और टेबल 2 तो इसके ऊपर लगते ही नहीं है, एफटीआर के ऊपर, इसके लिए तो अलग रेट है। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा टोटल इनकम तुम लोगों ने देख लिया भाई कि मेरी इतनी है टोटल इनकम, अब ज़रा मैं इसको इसमें से निकाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मैंने उस पर टैक्स वगैरह कैलकुलेट करना है। सो मैंने इसको निकाल दिया और निकाल के यहाँ सेपरेट अलग से लिख दिया। ठीक है, अब ये मैंने निकाल के इसमें से ज़कात को लेस किया। ज़कात को लेस करने के बाद मेरे पास एक टैक्सेबल इनकम आ गई, जिसके ऊपर मैंने वो टेबल वाले रेट लगा दिए। ठीक है, टेबल वाले रेट किस तरह लगाए होंगे, दो टेबल वाले रेट हैं, एक सैलरीड पर्सन के लिए, सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, और एक नॉन सैलरीड और एओपीज के लिए। तो मैंने वो रेट लगा दिया। ठीक है, जो नॉन सैलरीड वाला है, क्योंकि इसकी सैलरी नहीं थी। उसके बाद मैंने वो जो इनकम निकाली थी वहाँ पे, वो दोबारा यहाँ पे लिखी, उसके ऊपर उसका रेट लिखा और उसका टैक्स भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब देखो मेरी टोटल इनकम कितनी है, 15 लाख, उसके ऊपर टोटल टैक्स मैंने कितना देना है, 1,27,000। तो अब बात जरा समझ आएगी एफबीआर वालों को, वो समझ आ जाएगी उनको कि ये तरीकेकार से इसने दो अलग अलग तरह से टैक्स की ट्रीटमेंट करके ये टैक्स देना है। और फिर मैंने कहा ये तो भाई मेरी कंपनी ने काट ली है, तो मैंने जो आपको अब देना है ना वो इतना ही है, एक्चुअली मैंने पूरे साल में इसको इतना ही दिया है, उसमें से ये तो कंपनी ने काट के जमा करवा दिया था, ये मैंने अब देना। क्लियर? यार अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये ना भी लिखा हो ना तब भी हमने ये यहाँ पे इसमें से लेस करना है, इसके ऊपर जो इसका रेट होगा ना, से 15% रेट है, तो हमने, क्योंकि कानून कहता है कि ये काट लेना है यहाँ पीछे पढ़ोगे ना, ये देखो हमारा लॉ कहता है एवरी कंपनी पेइंग अ डिविडेंड शेल डिडक्ट ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड, कि ग्रॉस अमाउंट के ऊपर उसने टैक्स काट के जमा करवा देना है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर ये लाजमी हो गया कि उसने टैक्स काट के जमा करवाना। सो क्वेश्चन साइलेंट भी हुआ तो हमने यही अज्यूम करना है, ये वाली लाइन लिखी हो एडिशनल इंफॉर्मेशन में या ना लिखी हो, हमने ये जितना इसके ऊपर टैक्स बन रहा है, ठीक है, फाइनल टैक्स, उतना यहाँ से एक दफ़ा लेस करवा देना है। कि बेशक नोट दे देना कि भाई नोट ये है कि हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी ने टैक्स काट के जमा करवाया हुआ है, सो वो हमारा पहले से टैक्स डिडक्टेड है, वो मैं लेस करके बाकी पेएबल दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट को कि इतना पे करना है। ठीक है, ओके। सो अब ये जो दो हमारी इनकम्स है ना यहाँ पे जो हमने पढ़ी, जो एफटीआर में आती हैं, एक कौन सी है, डिविडेंड इनकम सेक्शन 5 में आ रही है, और एक इंटरेस्ट इनकम सेक्शन 7B में आ रही है। इन दोनों से रिलेटेड ना कुछ प्रोविजन था, वो प्रोविजंस पढ़ लेते हैं, रूल्स हैं बेसिकली कुछ। ये रूल्स हैं कि आपने जो फाइनल टैक्स रिजीम वाली इनकम है ना, उनको इस तरह करना है। इनकम शेल नॉट बी चार्जेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, कि किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगा। अब आई कैप की ट्रीटमेंट में ये जो मसला है कि वो इसको अदर सोर्स में पहले डालता है लेकिन आगे लिखता है कि ये एफटीआर इनकम है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मसला हो जाता है कि आई कैप जब अपना सोल्यूशन देता है ना उसको, वो इसमें ये अदर सोर्स इनकम में दिखाता है। ठीक है, जबकि कानून कह रहा है कि भाई ये किसी भी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाती इनकम, ये सेपरेट ही होती है। सो हम क्या किया करेंगे, हम यहाँ पे अदर सोर्स इनकम अगर ना भी लिखें, खाली यहाँ पे डिविडेंड इनकम लिख दें और उसके आगे एफटीआर इनकम लिख दें, तो वो भी काम चलाएगा कि किसी हेड का पार्ट नहीं है, ये एक सेपरेट इनकम है जो एफटीआर के अंदर जाती है। देन कहता है नो डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस इनकर्ड, वो कहता है कि भाई कोई खर्चा किया आपने डिविडेंड से, आपको एक कंपनी, कराची में आपकी कंपनी है, एक कंपनी में आपने कराची में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो कहते हैं डिविडेंड आके ले लो, तो आपने कराची जाने का किराया इसमें से लेस नहीं करना,
कोई भी चीज इसमें से लेस नहीं कर सकते। जो एफटीआर के अंदर आ गई उसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं करनी, नो डिडक्शन, ठीक है, उसमें से कोई खर्चा नहीं निकालना। क्लियर? दो बातें क्लियर हो गई मुबीन? पहली बात, ये किसी हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं होती फाइनल टैक्स वाली इनकम। सेकंड क्या है कि इसमें से कुछ भी आपने डिडक्ट नहीं करना। तीसरी बात यह है कि इनकम शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्टेबल अलाउंस। ठीक है, वो कहता है भाई कोई इसमें से ज़कात वगैरह लेस नहीं करनी। इसीलिए तो हमने यहाँ से जब ज़कात लेस करनी थी तो इसको पहले उसमें से लेस कर दिया कि इसमें से तो ना तो कोई खर्चा लेस करना है ना ज़कात लेस करनी है, तो इसको यहाँ पे अलग लिख दिया। देखो अब दो चीज़ें, एक है कोई डिडक्शन नहीं करनी, मतलब कोई खर्चे नहीं निकालने इसमें से। दूसरा है कोई डिडक्टेबल अलाउंस भी इसमें से नहीं निकालना। तीसरा पॉइंट, अच्छा ये एक और पॉइंट है, सेट ऑफ एनी लॉसेस, कोई इसमें से नुकसान भी नहीं निकालना। ठीक है, मतलब आप कहोगे यार मेरा बिजनेस में इस दफा लॉस हो गया है, तो जो मेरी डिविडेंड इनकम आ रही है से कि आपका यहाँ पे लॉस होता, तो आप कहते हैं कि यार ये जो मेरी डिविडेंड इनकम है मैं इसके ऊपर टैक्स देने से पहले इसको भी लॉस के साथ एडजस्ट कर लूँ। से मैं कहता हूँ कि मेरा बिजनेस है एक, उसमें मुझे जो है ना वो लॉस आ गया है 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये मेरा लॉस आ गया। अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं 15% इसके ऊपर लगाने से पहले 1 लाख इसमें से लेस कर दूं तो 2 लाख के ऊपर इसको जो है ना वो ये वाला फाइनल टैक्स वाला इसके ऊपर रेट लगा के तो टैक्स गवर्नमेंट को दूं, या कंपनी जो टैक्स काट रही है उसको कहूँ भाई मेरा लॉस चल रहा है, तुम मेरे डिविडेंड के ऊपर जो है ना वो सारा टैक्स ना लगाना, उसमें से मेरा लॉस एडजस्ट करके फिर टैक्स का रेट लगाओ। ये भी इजाज़त नहीं है। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर वन, किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं फॉल करेगा। नंबर टू, कोई एक्सपेंस इसमें से आप नहीं निकाल सकते। नंबर थ्री, डिडक्टेबल अलाउंस जो है वो भी इसमें से निकालने की इजाज़त नहीं है। नंबर फोर, इसमें से कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं करना आपने, कोई सेट ऑफ लॉस का नहीं करना। ठीक है, और आगे चलते हैं। दी टैक्स डिडक्टेड शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स क्रेडिट, इसके ऊपर कोई टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलना। क्या जो हमने कहा था डिस्काउंट देती है गवर्नमेंट, वो डिस्काउंट भी नहीं मिलना इसमें से। ठीक है, द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन अंडर सेक्शन 5 डिविडेंड वाला और इंटरेस्ट वाला 7B शेल बी डिस्चार्ज इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। आपका जैसे ही कंपनी ने डिडक्ट कर लिया टैक्स तो समझोगे यहाँ पे कहानी खत्म। ना आप उसमें से कोई खर्चा निकाल सकोगे, ना उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस को लेस कर सकोगे, ना कोई लॉस सेट ऑफ कर सकोगे, ना टैक्स क्रेडिट उसमें से ले सकोगे। ये सारी कहानी जो एनटीआर में आप कर रहे होते हो ये सारा यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इसलिए तो उसको कहते हैं भाई जो टैक्स कट गया वो फाइनल टैक्स है। एफटीआर रजीम इसीलिए ही है ये। ठीक है, फाइनल टैक्स रजीम इसीलिए ही है कि इसमें से कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होती जो एनटीआर में हो रही होती। क्लियर? तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है ना उसको हम कहते हैं नॉन एडजस्टेबल टैक्स। ये अब एडजस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, ये कट गया, कहानी खत्म, इतना ही कटना था, इतना हमने कटवा दिया। ठीक है, तो अब आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब जरा इधर आ जाते हैं कि ये रिजीम्स क्या हैं। डिफरेंट टैक्स रजीम्स में सबसे पहले है हमारे पास नॉर्मल टैक्स रजीम। ठीक है, इस टैक्स रजीम के अंदर हम ग्रॉस अमाउंट को चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ डिडक्शन खर्चे जो होते हैं उनको कम करने की इजाज़त है एनटीआर की। उसके बाद खर्चों के बाद उनमें से हम ज़कात वगैरह भी लेस कर सकते हैं, और उसके बाद जो टैक्स होता है उसमें से टैक्स क्रेडिट भी लेस कर सकते हैं। जो फाइनल टैक्स रजीम में आता है, प्रेजेंटिव टैक्स रजीम के अंदर आता है, उसके अंदर क्या होता है, इसमें जो है ना आपका एक खास रेट लग जाता है। ठीक है, ग्रोस अमाउंट के ऊपर, और ना आप उसमें से, अभी हमने पहले पढ़ा, ना आप उसमें से कोई डिडक्शंस या एक्सपेंडिचर लेस कर सकते हो, ना आप उसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस को लेस कर सकते हो, ना टैक्स क्रेडिट कर सकते हो एडजस्ट, और ना आपने उसमें करना है सेट ऑफ किसी भी लॉस को। ठीक है, तो ये फाइनल टैक्स इनकम होती है। अच्छा, फिर एक आती है मिनिमम टैक्स रिजीम। अब ये एक चौथी टैक्स रिजीम आ गई। अभी हमने एक स्लाइड में सिर्फ ये तीन पढ़ी थी, एनटीआर, एफटीआर और
सेपरेट ब्लॉक। एक और भी है फाइनाइट एक्स रेजिम। ये क्या होता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब बिजनेस वाला चैप्टर कवर करेंगे वहां पे पढ़ेंगे। ये बेसिकली आपकी जो सेल होती है ना उसके ऊपर लग रहा होता है, तो इसको आप भूल जो वक्ती तौर पे, इसलिए मैंने वो आगे टेबल में भी इसको ऐड नहीं किया। बट ये माइंड में रखना, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपकी चीज रहनी चाहिए कि एक मिनिमम टैक्स रिजीम होती है। फिर एक सेपरेट ब्लॉक आ जाता है, ठीक है, जिसके लिए अलग से रेट दिए हुए हैं, जिसमें हमने कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज के ऊपर जो गेन आता है जब आप उसको डिस्पोज करते हो, जब आप उसको बेचते हो तो गेन आता है, वो सेपरेट ब्लॉक में। कोई क्वेश्चन मुबीन? क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। क्लियर सारा? जी जी। जिसमें डिफरेंट स्लैब्स ही हैं, परवियंस वाली, ये वाली। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे चलें। ओके, सो हम अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अच्छा, अब ना हमारी अभी तक आई कैप की बुक नहीं आई। तो आई कैप की बुक नहीं आई तो हमें अभी तक जितना मर्जी मैं उसमें चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर लूँ, लेकिन एक जो आई कैप का माइंड सेट है ना वो मेरे सामने नहीं आएगा जब तक आई कैप की बुक नई वाली पब्लिश नहीं होती चेंजेस के साथ। तो मैंने चैप्टर 5 पहले तो स्टार्ट करवाने का सोचा था, बट मैं अब चैप्टर 9 करवा रहा हूँ। क्योंकि चैप्टर 5 जो था ना वो डेफिनेशंस का था, ठीक है, तो डेफिनेशंस का इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको डेफिनेशंस को याद ही करना है, समझ के याद करना है। तो मैंने ये सोचा है कि हम एक कोई हेड ऑफ इनकम पकड़ते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा किसी हेड ऑफ इनकम के बारे में भी जो है ना वो आप अंडरस्टैंडिंग होने शुरू हो जाए। तो मैंने वो हेड ऑफ इनकम पकड़ा है जो मेरे ख्याल में जिसमें कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है, ठीक है। सो इसको लेके चलते हैं। और ये हेड ऑफ इनकम कौन सा है? ये है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो गया होगा कि प्रॉपर्टी से जो हम कमाई कर रहे होते हैं वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टी से कमाई कैसे हो सकती है? ठीक है, आपके पास एक ओपन प्लॉट है, कोई खाली जगह पड़ी हुई है, आप जो है ना इससे भी कमाई कर सकते हो। इससे कैसे कमाई कर सकते हो कि ओपन प्लॉट को आप रेंट पे दे दो। अब सवाल ये आता है कि रेंट के ऊपर ओपन प्लॉट को लेके करेगा क्या? ठीक है, रेंट पे लेके वो इस पे हो सकता है एग्रीकल्चर शुरू कर दे, ठीक है। एग्रीकल्चर के साथ हो सकता है वो यहाँ पे क्रिकेट का ग्राउंड बना ले, ठीक है, मैच खेलना शुरू कर दें और रेंट पे दे के ग्राउंड वहां से कमा सकता है। यहाँ पे हो सकता है उसने पार्किंग करनी हो, कुछ भी चीज हो सकती है। मतलब आपका जो ओपन प्लॉट पड़ा हुआ है खाली, यहाँ पे हो सकता है उसने कूड़ा फेंकना हो, मतलब उसके जो मर्जी, अगर वो आपसे कोई रेंट पे ले रहा है उसके अगेंस्ट वो आपको इनकम देगा तो वो बिल्कुल आपकी इनकम। अच्छा, आपके पास कोई प्लाजा है, प्लाजे का आप कैसे काम कर सकते हो? प्लाजे के हो सकता है नीचे वाला पोर्शन जो है यहाँ पे आपने शॉप्स बनाई हुई हो, ठीक है, यहाँ पे लोग कारोबार करते हो और वो आपको रेंट देते हो। या ये ऊपर वाला जो फ्लोर है यहाँ पे आपने फ्लैट्स बना के दिए हुए हैं, यहाँ पे लोग रहते हो, तो ये भी, इससे भी आपको रेंट मिलता होगा। तो इस तरह भी आप पैसे कमा सकते हो प्रॉपर्टी से। या आपने एक घर बनाया हुआ है, पूरे का पूरा घर आपने रेंट कर दिया, ठीक है, तो इससे भी आपको रेंट आएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो तीनों ऑप्शंस मैंने अभी आपके सामने रखी, इनसे आपको रेंट मिल रहा होता है। आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट कमा रहे हो, वो ओपन प्लॉट है तो वो पार्किंग या स्पोर्ट्स के लिए या कोई इवेंट्स वगैरह, शादी के इवेंट्स के लिए यूज़ हो सकता है, उससे आपको रेंट आ सकता है। कोई प्लाजा है तो वो रेजिडेंट्स के लिए फ्लैट्स हो सकते हैं या कमर्शियल शॉप्स हो सकती हैं, उससे आपको रेंट आ सकता है। और जो घर है तो वो रेजिडेंट्स के लिए हो सकता है। इवन कोई इस तरह का घर है उसमें स्कूल वगैरह भी बना के वो
अपना जिसमें जो काम करना है वो कर सकता है, बट आपको रेंट आ रहा हो। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कोई अपनी प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ इनकम कमा सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, इनकम फ्रॉम रेंटिंग व्हीकल। कोई आपने अगर गाड़ी रेंट पे दी है या लैपटॉप वगैरह कुछ भी रेंट पे दिया है तो वो नहीं आएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसको हम प्रॉपर्टी नहीं समझेंगे। प्रॉपर्टी क्या है? ओपन प्लॉट या इस तरह के प्लाजे या बिल्डिंग या कोई घर, ये वाले जो इससे रेंट आ रहा होता है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में होता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में गाड़ी का रेंट या लैपटॉप का रेंट या कोई और आपकी चीज़ है उसको आपने अगर रेंट पे दिया हुआ है तो उसका रेंट नहीं आएगा। से आपके पास कैमरा है, आप कैमरा रेंट पे देते हो तो वो रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। प्रॉपर्टी का मतलब आपने समझना है, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन के ऊपर घर के साथ ज़मीन है या खाली ज़मीन है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है। ओके, आगे चलो। अच्छा, फर्नीचर की बात करते हैं, फर्नीचर की बात करते हैं। अगर तो खाली फर्नीचर दिया हुआ है तो फिर वो इसमें नहीं आना। ठीक है, आगे आगे चल के मैं उसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि अगर घर के साथ फर्नीचर डाला हुआ है तो फिर उसकी क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। से अच्छा, अब रेंट या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपने एक बंदा है, ये मिस्टर ए है, इसको आपने रेंट पे अपना घर दे दिया मिस्टर ए को। अच्छा, मिस्टर ए ने आपको पूरे साल में टैक्स ईयर 2024 के अंदर मिस्टर ए से आपने 10 महीने का रेंट ले लिया। कितना है? वो है 1 मिलियन, मतलब आपने 10 लाख रुपए उससे रेंट ले लिया। अब ये वर्ड देखना है, ये वर्ड है रिसीव्ड। इसका मतलब यह है कि आपने किराया वसूल कर लिया। अब ये मिस्टर ए आपके घर में रहा है 12 महीने। ठीक है, आपने 12 महीने में से 10 महीने का रेंट उससे वसूल कर लिया। ठीक है, और 2 महीने का रेंट अभी आपने उससे लेना है। ये दोनों वर्ड्स के ऊपर आपने गौर करना है, एक है रिसीव और एक है रिसीवेबल। ठीक है, ये है 2 लाख। मतलब अगर हम ये देखें तो पूरे साल का रेंट कितना हो गया? पूरे साल का रेंट हो गया आपका 10 और 2 12, हर महीने का कितना हो गया? 1 लाख रुपए। इस 1 लाख के हिसाब से आपने 10 महीने का रेंट उससे ले लिया है, 2 महीने का रेंट आपने उससे लेना है। अब बात आती है कि आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी कमाई। तो आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाई है 12 लाख। ठीक है, आपको एफपीआर वाले कहेंगे कि भाई देखो आपकी इनकम कितनी हुई। आपकी इनकम हुई 12 लाख, चाहे उसमें से 10 लाख आपने भी कैश में लिए हैं, 2 लाख आपके अक्रू हो गए हैं, अक्रूड हो गए हैं, आपने अभी लेने हैं, रिसीवेबल है। इससे हमारा लेना देना नहीं है। हमने भाई पूरे साल की बात करनी है, आपको ले लेने चाहिए था ना 2 महीने के, क्यों नहीं लिए? हमारा कसूर तो नहीं है। सो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होगी? टोटल जो आपने रिसीव की और जो आपकी रिसीवेबल है। क्लियर मोबिन? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, आपके पास जो है ना वो एग्रीकल्चर इनकम भी आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास एक ग्राउंड है, खाली ओपन प्लॉट है, वो आपने किसी को काश्त करने के लिए दे दिया। ठीक है, काश्त करने के लिए दे दिया तो उसने यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम कमाई और उसके लिए उसने एग्रीकल्चर लैंड का आपको रेंट दिया। अच्छा, अब ये क्या है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, हालांकि ये भी रेंट ही है, बट ये एग्जेम्प्ट इनकम में आता है। इसका रेंट टैक्स नहीं होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, क्यों? क्योंकि ये एग्जेम्प्ट। अच्छा, अब एक और चीज़ आती है, अगर आपने बिल्डिंग दे दी प्लांट एंड मशीनरी के साथ, मतलब आपने एक बिल्डिंग, आपकी एक फैक्ट्री थी, से इसको हम फैक्ट्री कह लेते हैं, ये फैक्ट्री आपने रेंट पे दे दी और इसके अंदर ये सारा अंदर जो प्लांट वगैरह लगा हुआ था, मशीनरी, ये सारा कुछ आपने कहा कि भाई देखो ये आप मेरे से ले लो, ये दोनों गट्ठे में आपको रेंट करूंगा। ठीक है, चाहे आप अलग अलग बता दो कि भाई बिल्डिंग का रेंट इतना है
प्लांट का रेंट इतना है, लेकिन ये गठे आपने अगर रेंट किए हैं तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएंगे, ये जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये मैं अभी टेक्स्ट की वर्डिंग पढ़ाने से पहले आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, क्लियर मुबीन? अच्छा, मैंने ये कहा कि आप मुबीन हो, ठीक है, आपके पास एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में होगा क्या, एक बिल्डिंग आपने बनाई होगी, उसके अंदर आपने कुछ मशीनरी लगाई हुई होगी। बिल्डिंग प्लस मशीनरी, आपकी ये फैक्ट्री है। आप क्या करते हो, आपके पास मैं आया, मैंने कहा भाई मुबीन मुझे ना आपकी ये सारी फैक्ट्री जो है ना रेंट पे चाहिए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मैं मशीनरी रेंट पे अकेली तो नहीं ले सकता, क्योंकि ज़मीन आपकी है, बिल्डिंग आपकी है, तो मैं आपसे सारी फैक्ट्री लूंगा जिसमें बिल्डिंग भी शामिल है और ज़मीन भी शामिल है। ठीक है, आपने मुझे कहा कि भाई ये जो बिल्डिंग है ना से इसका मैं 10 रुपये रेंट लूंगा और मैं प्लांट का मैं 10 रुपये रेंट लूंगा, टोटल मैं आपसे 20 रुपये लूंगा। ठीक है, और ये सारी की सारी आपने मुझे रेंट पे दे दी फैक्ट्री। अब ये रेंट पे फैक्ट्री जो दी है, इससे आ तो मुझे रेंट रहा है, और अभी तक मैंने कहा कि जितना भी मुझे रेंट आएगा जो लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड होगा वो सारा मेरा कहाँ जाता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले हेड में। मैंने उसमें एक एक्सेप्शन बताई कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका रेंट जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैंने एक बिल्डिंग ली है जिसके अंदर प्लांट और मशीनरी भी लगा हुआ है, इसकी इनकम क्या मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लेके जा सकता हूँ? तो इसका आंसर है नो, ये जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हालांकि ये एक बिल्डिंग है, इसके अंदर प्लांट और मशीनरी लगा हुआ है, लेकिन आपको कानून कहता है कि भाई ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सो कानून अगर कहता है तो हमें इसकी बात माननी पड़ेगी। हम इसको क्या करेंगे, सारी इनकम को जिसमें बिल्डिंग का भी रेंट शामिल है, लैंड का भी रेंट शामिल है, प्लांट और मशीनरी का भी शामिल है, ये सारे के सारे 20 रुपये किधर ले जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर मुबीन? ओके, नेक्स्ट। अब जो आपकी बात है ना फर्नीचर वाली, मेरा एक घर था, ठीक है, इसके अंदर फर्नीचर फर्नीचर सारा कुछ था। मैंने कहा कि भाई मैं आपसे जो लूँगा ना पैसे, ठीक है, जो मैं आपसे रेंट लूँगा, वो मैं रेंट इस तरह लूँगा कि इस घर का किराया है 10 रुपये, इसके अंदर जो लगा हुआ है ना से फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसके मैं लूँगा 5 रुपये। इसके अलावा इसके ऊपर जो वाईफाई लगा हुआ है उसके मैं लूँगा 1 रुपये। आपको सुबह टाइम मैं लंच भी दिया करूँगा, उसके मैं लूँगा 2 रुपये, और इस तरह करके मैं आपसे टोटल ले लूँगा 18 रुपये। ठीक है, अब इस केस में एफबीआर क्या कहता है, एफबीआर कहता है कि जब आपने रेंट पे देनी है कोई भी चीज़ अलोंग विद प्रीमियम ऑफ अमेनिटीज एंड यूटिलिटीज, तो जो रूम का या घर का रेंट है ना वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और जो अमाउंट आपने रिसीव की है यूटिलिटीज के अगेंस्ट वो किधर जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल आप एक आपका एक होटल है, ठीक है, होटल में आप क्या करते हो कि वहाँ पे आप कहते हो कि भाई सुबह का जो है ना ब्रेकफास्ट वो आपको फ्री में मिलेगा, आपको यहाँ पे वाईफाई फ्री में मिलेगा, आपको बाहर गाड़ियों की पार्किंग फ्री में मिलेगी, आपको सफाई वाला बंदा फ्री में काम करके देगा, बाहर गार्ड जो खड़ा है वो फ्री में होगा, या सेम ही हॉस्टल के केस में आप ले लो। ठीक है, ये आपको खाना मिलेगा, ये सारा आप हॉस्टल में आप रह रहे हो और आपको ये चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। रूम का रेंट जो है ना वो टोटल कहते हैं से है 15,000 पर मंथ। पीआर कहता है इसमें से अलग करो दोनों चीज़ों को, रूम का अलग करो, ठीक है, से रूम का आप कहते हो 10,000 है, बाकी मैं 5,000 ले रहा हूँ बाकी यूटिलिटीज के लिए, बिजली ये वो सारा कुछ, इसका अलग करो। ये जो रूम का रेंट है ना ये जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और ये जाएगा
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुई होगी कि यार जब प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग के अंदर था तो तब हमने बिल्डिंग या लैंड का रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं लेके गए, हमने सारे का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दिया। अब जब यहाँ पे यूटिलिटीज वगैरह अटैच हुई हैं तो तब हम क्या कह रहे हैं कि भाई रूम का या बिल्डिंग का रेंट तो डाल दो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, बाकी चीज़ों का रेंट जो है वो डाल दो अदर सोर्सेज। ठीक है, लेकिन ये कानून में लिखा हुआ है तो हमें इसी तरह इसको करना पड़ेगा। क्लियर? चलो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपने होप सो नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये बस आपने याद करने हैं। अब हम इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लॉ की वर्डिंग की तरफ आएंगे। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।